चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट। वी के गुप्ता यमुनानगर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुप्ता जी बताइए सर। सर नमस्कार सर। जी ये मैंने अंबुजा सीमेंट 50 लिया है 450 रुपए के रेट पे। हाँ। क्या करूं? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट है 6 महीने तक रुक सकता हूं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 6 महीने के लिए? साल भर रुक जाऊंगा सर। नहीं नहीं, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, आपको जो रुकना है जैसे मर्जी आप नहीं नहीं वही तय सर, करना चाहिए। साल भर तक रुक सकता हूं। मतलब ये है कि कुछ प्रॉफिट हो सकता है। ओके, पूछते हैं गावा से। गावा सर, अंबुजा सीमेंट 450 में लिया गुप्ता जी ने और साल भर तक रुक सकते हैं, कुछ प्रॉफिट होगा क्या? नहीं, साल भर रुकना नहीं चाहिए। मेरे अंबुजा सीमेंट में 2-4 साल लगाना चाहिए, अच्छा पैसा मिलेगा। आप वो टाइम देते ना कि मैंने लिया अब ऊपर जाओ वरना मैं निकाल दूंगा, ये बात अलग है। ये ट्रेडिंग माइंडसेट है। तो आप ट्रेडिंग माइंडसेट के हिसाब से करते हैं। अंबुजा सीमेंट बढ़िया स्टॉक है, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। क्या दिक्कत है इसके अंदर? शॉर्ट टर्म में भी एक अपू मिल सकता है, ट्रेड कर रहा है अभी 429 पर, 425 का स्टॉप लगा है तो भी 450 जाएगा। आपकी कॉस्ट तो निकल जाएगी, लेकिन थोड़ा लंबा सोचिए ना प्लीज। अच्छा कंपनी हो, अच्छा स्टॉक हो, होल्ड कीजिए, ज्यादा ट्रेडिंग मत कीजिए। ब्रोकर का फायदा होता है, आपका काम होता है। ये बात सही है, होल्ड करिए इसको। और गुप्ता जी, सीमेंट इस देश में बीच बीच में आते रहती खबरें कि अभी थोड़ा नीचे ऊपर, लेकिन ट्रेंड लाइन ऊपर है भाई। बहुत ज़्यादा काम हो रहा है तो सीमेंट में बिकेगी और कंपनी काफ़ी बड़ी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाँ, थोड़ा सा न्यूज़ ड्रिवन रहती है, इस ग्रुप के बारे में बहुत न्यूज़ आती रहती है, लेकिन होल्ड करिए इसको, आपको फ़ायदा हो सकता है इसमें आगे जाते हुए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। राहुल कुमार का हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाजीपुर बिहार से। राहुल जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। जी सर मैंने वेदांता लिया था 231 रुपये 50 पैसे पे 250 क्वांटिटी। हाँ। सर अभी का जो कंडीशन वेदांता में बन रहा है इसमें क्या करना चाहिए सर? लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ। गावा सर क्या करना चाहिए? मुझे तो वीक लग रहा था। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि वेदांता अब ये अपू मिला है आज, लेकिन मुझे तो स्टॉक स्ट्रक्चर वीक है, कुछ भी हो सकता है। आई विल अवॉइड इट कंप्लीटली, अवॉइड। तो इनको बेच देना चाहिए क्या, इनके पास जो है? कॉस्ट में मिल रहा है या प्रॉफिट मिलता है तो ठीक, थोड़ा होल्ड कीजिए, अपू मिल सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से क्लैरिटी मिसिंग है। रेसिस्टेंस है करीब 270 के आसपास, 260 के आसपास, वहां तक जा सकता है। 2-3 रुपए इनके भाव से ऊपर है अभी। 228 नहीं, 2-3 रुपए नीचे इनके भाव से, 28 पे 31 पे। आज कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में 240 में थोड़ा रेसिस्टेंस है। जब क्लैरिटी हो जाए फिर देखें क्या होता है। फंडामेंटल मुझे समझ में नहीं आता है, जब फंडामेंटल नजरिया क्लियर हो जाएगा तब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो भाई इसको नया तो नहीं लेना है, और अगर आपके पास है 2-3 रुपए का डिफरेंस है तो गावा जी की राय है कि इसमें से निकल जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए इसमें। अगला सवाल है हरिराम सिंह अजमेर राजस्थान से। हरिराम जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर, मेरे पास वोडाफोन आइडिया की शेयर है 1012 रुपये की बाइंग से। ओके, कब अभी आजकल में खरीदा है क्या? हाँ सर, थोड़ा सा टाइम हो गया, 10-15 दिन के आसपास से। अभी नीचे आ गया है ग्रुप 22 पे से। गावा जी क्या करना चाहिए वोडा आइडिया में? मैं देख रहा हूँ आइडिया ना, मैं आइडिया की कोशिश कर रहा हूँ, चार्ट निकल जाए तो देख लेता हूँ। मिल जाएगा चार्ट, यस मिला है। आइडिया ठीक है, अपमूव मिल सकता है आइडिया में। सो फार इट्स अ गुड आइडिया। 11 रुपये 78% ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल है 14 तक भी जा सकता है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए आइडिया। ओके, होल्ड करना चाहिए इसको। रेसिस्टेंस थोड़ा आएगा, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है करीब 15 के आसपास। एक बार वो पार कर लेगा तो अच्छा है। ओके, अनिकेत अकालेकर का सवाल है। ये गावा जी आपसे जानना चाहते हैं कि एनसीसी के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 1062 रुपये पर, 5 साल के लिए इनको कोई चिंता नहीं है, बताइए सर। फिर तो होल्ड करना चाहिए। थोड़ा अनस्ट्रेचिंग हो सकता है, टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, होल्ड करना चाहिए। एनसीसी बढ़िया स्टॉक है, होल्ड कीजिए। बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करिए। अगला सवाल है निधि अग्रवाल का। इन्होंने मेट्रो ब्रांड्स 33 शेयर ले रखे हैं 788 रुपए पे। शुड वी होल्ड और सेल? मेट्रो ब्रांड आई थिंक इट्स गुड, स्ट्रक्चर बढ़िया है, कंटिन्यू होल्डिंग इट। ऑन है, 1272 पे ट्रेड कर रहा है। इतना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लगा 1150 का, 1100 का, कंटिन्यू होल्डिंग इट। मेट्रो ब्रांड्स कंटिन्यू होल्ड करिए। 1300 रुपये का स्टॉक हो गया अब तो अच्छा फायदा है, इसको होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उज्जवल भानुकार ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं बांकुरा पश्चिम बंगाल से। उज्जवल जी नमस्कार, पूछिए सवाल सर। नमस्कार जी नमस्कार सर, मेरे पास 26 शेयर है यूनाइटेड स्वीट का 1015 पे।
शॉर्ट टर्म के लिए क्या शॉर्ट करना टर्म, चाहिए? शॉर्ट टर्म मतलब कितने दिन, ये बताइए। 3 महीना, मतलब 1 महीना से 3 महीना के लिए। 1 महीना से 3 महीना के लिए गाबा जी रुकना चाहते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में, उज्जवल जी। और इन्होंने 11 रुपए अभी फिलहाल इनको नुकसान हो रहा है, क्या करेंगे? देखिए ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और मैंने सोचा है करीब 4-5 साल के लिए रखूंगा। 920 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रहा है। अभी आप 2-3 महीने टाइम कम देंगे तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से लंबा टाइम देना चाहिए। मेरी कॉस्ट कुछ 756 है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने लिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा वक्त देना चाहिए। आपको मिलना चाहिए, बुरा स्टॉक नहीं है, स्टॉक बढ़िया है। अच्छा मान लीजिए इनका मन ना करे तो इनके लिए स्टॉप लॉस बता दीजिए सर। वेल स्टॉप लॉस लगाने है तो बहुत टाइट हो जाएगा। आज के तो 990 का भी स्टॉप लगा देंगे तो निकल जाएगा। इनका नजरिया बहुत शॉर्ट है इसलिए। ओके भाई उज्जवल जी, आपका नज़रिया बहुत छोटे समय का है, इसलिए आपको बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा अगर आप लगाएंगे तो 19,990 पर। अदरवाइज फिर इसको आप थोड़ा होल्ड करिए। और डिस्क्लोजर भी याद रखिए, गाबा जी की पर्सनल होल्डिंग है 756 पे, इसलिए आप कोई भी एक्शन से पहले किराया किसी और से भी ले लीजिएगा। जलगांव चलते हैं, अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी नमस्कार, बताइए सवाल सर। सर मेरे 2 स्टॉक है सर। एक तो मेरा जो साउथ इंडियन बैंक है 1700 शेयर है, 29.7 की खरीद है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। और दूसरा है एजीआई ग्रीन पैक, ये 552 के रेट से लिया है 200 क्वांटिटी, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। तो उनका दोनों का फ्यूचर प्राइस क्या रहेगा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। एजीआई का भाव क्या बता, दोबारा बताइए। 552 से खरीदे, 552। 552। गाबा सर पहले साउथ इंडियन बैंक 29.70 रुपये। साउथ इंडियन बैंक तो मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए स्टॉक। स्ट्रेच हो थोड़ा है, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है, लेकिन ना भी होगा तो भी ठीक है, लेकिन अप मूव ऑन है। 30-35 भी देखने को मिल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से हायर जोन देखने को मिल सकता है। इट्स अ होल्ड। स्टॉप लगाना है तो 26 का लगाइए साउथ इंडिया बैंक। दूसरा है एजीआई। वेल एजीआई ट्रेड कर रहा है 906 के आसपास, अप मूव ऑन है। वही तो स्टॉक है 900 वाला है ना। हाँ एजीआई ग्रीन पैक 906-7 पे चल रहा है, मेरे ख्याल से होल्ड है ये स्टॉक, बढ़िया। थोड़ा स्ट्रेच है, अनस्ट्रेचिंग हो सकती है, लेकिन अप मूव ऑन है एजीआई ग्रीन पैक। स्ट्रेचिंग हो सकती है, होल्ड करके इसको चलेगा। बस सर एमसीएक्स पे आपकी क्या राय बन रही है? एमसीएक्स निकाल लेता हूँ एमसीएक्स पे। मेरे ख्याल से अच्छा है स्टॉक, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्टिव मोड पे आ सकता है, बट मुझे उसका फिक्र नहीं है। 1900 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1900, 1850, तो यहां से एक अपू फिर मिलेगा खाया, तो बाय मोड पर तो है एमसीएक्स। एमसीएक्स बाय मोड पर है, इसमें चूंकि खबर आई है इसलिए वो गिरे हुए हैं, जिसकी एक दिक्कत आई है। गवा सर रुकिएगा एक मिनट, चूंकि आज वेदांता में जो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है और वेदांता अपने कामकाज को रीस्ट्रक्चर कर रही है, यानी अपनी जो वेदांता कंपनी है उसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के बिजनेसेस हैं, जिंक है, एल्युमिनियम है, ऑयल है, तमाम सारी चीज़ें हैं, उसको डिमर्ज करने जा रही है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि ये योजना क्यों कर रहे हैं वो लोग और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, बता रही है हमारी सहयोगी हर्षदा। हर्षदा के पास चलते हैं सीधे। हर्षदा बताइए क्या है पूरा डिटेलिंग और ये क्यों कर रही है? इनफैक्ट फ्राइडे को काफी ज्यादा सुगबुगाहट थी कि वेदांता की तरफ से भी एक बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान होता हुआ दिखाई देगा और वो आ चुका है। दरअसल कंपनी बड़े पैमाने पर अपनी अलग अलग इकाइयों को डीमर्ज करती दिखाई देगी। ये प्रस्ताव कंपनी बोर्ड के पास भेजेगी और जैसी वो अनुमति मिलेगी ये सिलसिला आगे शुरू होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या है ये बड़ा डीमर्जर? कंपनी के जो मौजूदा बिजनेसेस हैं उसको 6 इकाइयों में दरअसल बांटने का कंपनी ने फैसला ले लिया है, जिसमें वेदांत होगा, साथ ही साथ एल्युमिनियम कारोबार अलग, बेस मेटल कारोबार अलग, ऑयल एंड गैस, पावर और स्टील कारोबार, ये अलग अलग कंपनियां उभर कर आती हुई दिखाई देंगी। कंपनी का इरादा ये भी है कि FY25 तक इनमें से 5 नई इकाइयों को लिस्ट किया जाए। लेकिन शेयर धारकों को देखना यह है कि अगर आपके पास एक वेदांत का शेयर है तो उन दूसरी 5 सब्सिडरीज का एक एक शेयर आपके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। FY25 तक दरअसल कंपनी उम्मीद कर रही है ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी सभी अप्रूवल्स के बाद। लेकिन किस में क्या बिजनेस रहेगा ये समझना बेहद जरूरी है। तो वेदांत जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसमें हिंदुस्तान जिंक का कारोबार जोड़ा जाएगा जिसमें कंपनी 65% हिस्सेदारी होल्ड करती है। जो नया सेमीकंडक्टर बिजनेस आने वाला है वो वेदांत का हिस्सा होगा। कंपनी का डिस्प्ले कारोबार और स्टेनलेस स्टील कारोबार सब इस इकाई का हिस्सा रहेंगे। दूसरी इकाई रहेगी एल्यूमिनियम
बिजनेस की, जिसमें एल्यूमिनियम कारोबार और साथ ही साथ बाल्को का 51% हिस्सा रहेगा। वहीं अगर बेस मेटल वाली इकाई की बात करें तो डाउनस्ट्रीम कॉपर और जिंक का जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो बेस मेटल की इकाई में डाला जा रहा है। यही नहीं, कंपनी ऑयल एंड गैस के तहत हम सब जानते हैं कि इन इंडिया को कुछ साल पहले एक्वायर कर चुकी है, वो इस ऑयल एंड गैस का बिजनेस में हिस्सा रहेगा। स्टील की जो यूनिट है उसमें कंपनी के जो सभी आयरन और एसेट्स हैं और साथ ही साथ ESL स्टील जो लाइबेरिया में कंपनी है, इसके अलावा वेस्टर्न क्लस्टर वाली भी यहां पर दरअसल सिचुएशन स्टील में आती हुई दिखाई देगी और कंपनी के जो भी कैप्टिव पावर एसेट्स हैं वो पावर बिजनेस का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये 6 इकाइयां दरअसल कंपनी की तरफ से उभर कर आएंगी जो इवेंचुअली लिस्ट भी होने वाली है। अब इसमें किस कंपनी का कितना हिस्सा रहा है, क्या योगदान रहा है, ये भी समझना जरूरी है। तो अगर आप EBITDA और रेवेन्यू के लिहाज से देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि किसका क्या योगदान है। रेवेन्यू के आधार पर FY23 के आंकड़े हैं, एल्यूमिनियम बिजनेस का सबसे ज्यादा योगदान था, फिर वेदांत आया जिसमें आप हिंदुस्तान जिंक को भी जोड़ते हैं, फिर बेस मेटल्स, ऑयल एंड गैस और बाकी आते हैं। लेकिन EBITDA यानी कि मुनाफे में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, उसमें अगर आप ध्यान दें तो हिंदुस्तान जिंक 50% तक का EBITDA का कंट्रीब्यूशन है, वेदांता एल्यूमिनियम का 16% का, ऑयल एंड गैस का 22% का और बेस मेटल्स, स्टील और पावर का 5 से 3% के बीच योगदान रहा है FY23 तक। अब कंपनी कह रही है कि इस पर्टिकुलर डीमर्जर के क्या फायदे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग से कंपनी का ओवरऑल जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो काफी आसान होगा। निवेशक सिर्फ उस बिजनेस में पैसा लगा पाएंगे जिसमें उनकी रुचि है या फिर जिसको वो ज्यादा ट्रैक करना चाहते हैं। साथ ही साथ हर कंपनी, हर इंडिविजुअल यूनिट अपने हिसाब से अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी बना सकती है और अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आगे चलकर अगर एक स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल होना है तो अलग अलग यूनिट्स को वो स्ट्रेटेजिक निवेशक तलाशने में ज्यादा आसानी होगी। यही नहीं, कई सारे जानकार कह रहे हैं कि कंपनी के लिए टैक्स स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा आसान होता हुआ दिखाई देगा और आगे चलकर अगर ऐसी नौबत आए कि किसी कंपनी को लिक्विडेट करना है तो इस पर्टिकुलर डीमर्जर के बाद वो प्रोसेस भी काफी आसान होती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला था वो यही था कि वेदांत ग्रुप पर एक बड़ा कर्ज है, $6.8 बिलियन का डेट। इस पर्टिकुलर रिस्ट्रक्चरिंग से साफ नहीं हो रहा है कि कंपनी उसकी भरपाई के लिए क्या कदम उठाती हुई दिखाई देगी। याद रहे कि FY25 तक करीब $3 बिलियन तक की इनको रकम चुकानी है और सेकेंड हाफ ऑफ FY24 में $1.4 बिलियन का बकाया है जो इनको चुकाना है। ये कैसे होगा उस पर कंपनी की तरफ से खुलासा नहीं है, लेकिन बाजार यही मान रहा है कि अगर ये प्रोसेस FY25 तक पूरी हो जाती है तो कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल, कुछ नए निवेशक जोड़कर कंपनी अपने डेट को कम करने की कोशिश जरूर करेगी। जी, तो ये है डिमर्जर की पूरी कहानी। बहुत शुक्रिया हंसदा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पे तमाम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं, जो कोई सेल कॉल दे रहा है, कोई अंडरवेट की कॉल दे रहा है, क्योंकि बहुत बाजार इस प्लान को लेके उत्साहित नहीं है, इसीलिए स्टॉक एक सबड्यूड परफॉर्मेंस से 2-3% ऊपर है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू हो रही है सवाल जवाब की। अगला सवाल लेते हैं कृष्ण विनोद हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी बताइए। नमस्कार सर। सर नमस्ते सर जी। मेरे पास बालाजी माइंस का 150 शेयर है, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। अभी उसको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। 1 ईयर पे अभी कांस्टेंट लेवल में ही है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। 3500 पे लिया आपने? 3500 पे? 3500। अरे दादा बहुत ऊपर ले एकदम टॉप बनाया था जब इसने। रुकिए, अच्छा पूछते हैं गावा सर, बालाजी माइंस 3500 रुपए पे इन्होंने लिया है, अभी चल रहा है 2172, बहुत ऊपर ले लिया इन्होंने। अब तो हो रहा है इनको नुकसान, कैसे क्या करें, कितने समय रुकना पड़ेगा? वो उसके बाद 4800 में एक ब्लोआउट हुआ था, जैसे ऊपर जाएगा लगता है वो और ही ऊपर जाएगा, उड़ान बढ़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, अब थोड़ा साइडवेज मूव पॉसिबल है, थोड़ा लोअर लेवल भी देखने को मिल सकता है। ट्रेड करा है 2172, 1800 जो रिसेंट लो देखा हमने, शायद वो समझ जाता है, वो समझ जाता है तो अप मूव ऑन है, 3000 में अटक सकता है, उसके आसपास जा सकता है। मुझे लगता है थोड़ा सताएगा, होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 1800 का और होल्ड कीजिए, हो सकता है 3000 के आसपास चला जाए, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा बालाजी माइंस। तो इंतजार करिए भाई विनोद जी, 3000 तक जब जाए तो एक बार दोबारा इस पर चर्चा कीजिएगा। अभी तो ये एकदम नीचे की तरफ बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। अगला सवाल है शिव कुमार का, अंगुल ओडिशा से। शिव कुमार जी बताइए।
सर मेरा 580 नंबर स्टेरल टेक्नोलॉजी का शेयर है, वो मैं एवरेज रेट 207 में लिया था, 207 में। अभी 2 साल से 150 तक आके वो रुका था, अभी 160 चल रहा है। अभी क्या होल्ड करे क्या बेच के निकले सर? गावा जी क्या किया जाए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में? साइडवेज चल रहा है करीब 1.5 साल से करीब। यहाँ से 160 पे चल रहा है, 150 में सपोर्ट है। यहाँ से अगर आपको मिलता है तो 175 200 तक जा सकता है, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा। फिलहाल होल्ड कीजिए, और क्या, चॉइस नहीं है, साइडवेज जोन पर फिलहाल होल्ड करिए सर। कोई इस ग्रुप की अभी आपने कहानी सुनी होगी, हर्षदा जी डिटेल में बता रही थी कि वेदांता में ही 5 मर्जर हो रहे हैं, डिमर्जर हो रहे हैं, अलग अलग कंपनियां बनेंगी। वेट करिए भी इसमें, और कोई चॉइस है नहीं भी इसमें बहुत ज़्यादा। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।